नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में आज हम एक्सपोर्ट मार्केट्स का जायजा लेने वाले हैं। बदलते दौर में स्पेस में हो रही हलचल को, ट्रेंड्स को समझने के साथ हम एसएमईज के सामने आ रहे नए मौकों पर मंथन करेंगे। हमें आज कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं अरविंद भारद्वाज, प्रेसिडेंट इंडो कनाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इक्रियर। आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। अर्पिता जी, आप हमें पहले बता सकें, एक अनिश्चित माहौल में हम देख रहे हैं, उसके बीच इंडियन एक्सपोर्ट्स का प्रदर्शन अच्छा देखा जा रहा है। आप किस तरह से इन ट्रेंड्स को, इस समय इन डेवलपमेंट्स को रीड कर रहे हैं? इंडिया का एक्सपोर्ट्स अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट हमारा जो 4000 प्लस बिलियन का यूएस डॉलर का टारगेट हम 4000 प्लस का हमने अचीव कर लिया है और हमारा टारगेट भी काफी हाई है। हम यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन गुड्स एंड 1 ट्रिलियन सर्विसेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बाय 2030, व्हिच इज क्वाइट अ स्टीप टारगेट। कुछ कुछ सेक्टर्स में अच्छा एक्सपोर्ट जा रहा है, जैसे इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज। इंपोर्ट की ग्रोथ से उतनी वरिड नहीं होती। इसका दो तरह से आपको इसको एनालाइज करना है कि क्या टाइप ऑफ इंपोर्ट की ग्रोथ हो रही है। अगर अगर आपका इंटरमीडिएट गुड्स आ जाए और जो कि आपके यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है, तो वो कोई बुरी बात है नहीं। कभी कभी ग्रोथ जब बढ़ते हैं तो आपका इंपोर्ट्स भी बढ़ता है। अगर आपकी इंपोर्ट फाइनल प्रोडक्ट्स में हो रहा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं तो 1.5-2 सालों से उतना कुछ इंपोर्ट्स हुआ नहीं है। मे बी द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, पीपल आर अर्निंग एंड दैट इज ऑल्सो अ डेवलपमेंट ग्रोथ। लॉन्ग रन में आपको देखना है, शॉर्ट रन में इंपोर्ट का उतना सोचने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट रन में हमें मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बूस्ट किया जाए, एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट किया जाए, एक्सपोर्ट को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, इसको देखना है। अर्पिता जी, भारत ने हाल ही में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए किया है। यूके के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। ईयू के साथ भी 9 साल के बाद बात शुरू हो रही है। ऐसे में आप स्मॉल बिजनेसेस के सामने कैसे नए मौके देख रहे हैं? इस बार हम लोग एफटीए को काफी स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं गवर्नमेंट। हाँ, की एक्सपोर्ट मार्केट्स को पकड़ पकड़ के एफटीएस कर रहे हैं, जैसे कि यूएई के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के, ये सब हमारे बड़े बड़े मार्केट्स हैं। और ये एसएमईज के लिए निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जिस जिस सेक्टर को जहां जहां पे खुला गया है, जैसे मानिए जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इसको यूएई के साथ काफी अच्छी तरह से खुला गया है और आप अभी भी देख रहे हैं कि ट्रेड वहां पे जंप हो रहा है। तो ये एसएमईज का भी, हर सेक्टर में हमारा एसएमईज है, तो एसएमईज का भी इसका फायदा मिलेगा। मगर एसएमईज का जो एक और डिफिकल्टी है कि हम लोग जब ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं और इंटरिम एग्रीमेंट होता है तो हम उसमें ज्यादातर टैरिफ रिड्यूस करते हैं। अब आएगा आपका नॉन टैरिफ बैरियर, तो उसमें आपको आएगा स्टैंडर्ड प्रोसेस, ये सब की कोलैबोरेशन। इसमें कितना हम सक्सेसफुल हो सकते हैं वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट में पता चलेगा। और एसएमईज का ये सब चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड और इसमें उनको मीट करने में क्या दिक्कतें हैं। तो अगर ये किया जा सके तो ये एसएमई के लिए फायदेमंद हो सकता है डेफिनेटली। ट्रेड एग्रीमेंट में आजकल एसएमईज को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, हर देश इसके ऊपर काफी नजर दे रहा है। अरविंद जी, इंडिया और कनाडा ने ट्रेड नेगोशिएशंस को रीलॉन्च कर दिया है। आपकी कैसी उम्मीदें हैं इसको लेकर? Expectations तो बहुत हैं, as you know that India and Canada have traditionally they have enjoyed a good bilateral relationships because of shared Commonwealth heritage, rule of law, democratic values, respect for each other. But unfortunately, ये जो common heritage है that has not translated good into good trading ties in two countries. Merchandise trade जो है वो तकरीबन $10 billion के आसपास ही रहा है. In recent times, efforts have been made to enhance the investment. That has resulted that Canadian investment in India has rise up to $60 billion. But जो common firm believe है वो comprehensive economic partnership agreement होने के बाद जो दोनों countries में
एक अच्छा रास्ता बना रहा है बायलैटरल ट्रेड का। सो ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ट्रेड जो है 2022 के बाद काफ़ी जो है रास्ता बढ़ेगा ट्रेड के लिए। अर्पिता जी, एफटीएस पर आगे बढ़ते समय किन पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए और इसमें किस तरह की लर्निंग्स रही हैं पहले के एग्रीमेंट्स में? 3-4 इश्यूज थे पिछले एफटीएस में। हाँ, एक इशू ये था कि मानिए टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल यूज होता है अपैरल इंडस्ट्री को। हाँ, एक वैल्यू चेन बनता है। हम लोगों ने वैल्यू चेन अप्रोच में हमारी टैरिफ को सोचा नहीं है। और उसमें क्या होता है कि कभी-कभी फाइनल प्रोडक्ट का टैरिफ रिड्यूस हो गया, इंटरमीडिएट गुड का टैरिफ रिड्यूस नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्री सफर की, क्योंकि सस्ते का फाइनल प्रोडक्ट आना शुरू हो गया देश में। वैल्यू चेन को देख के जो रॉ मटेरियल वाला पार्ट है उसको पहले जीरो करना है, ताकि रॉ मटेरियल आ जाए, बल्क प्रोडक्ट आ जाए और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन कंट्री में। ये एक लर्निंग हमारा पिछले एक्सपीरियंस से रहा। दूसरी एक लर्निंग ये रहा कि अगर आपने काफी रिजिड एक रूल ऑफ ओरिजिन बना लिया तो क्या होता है कि वो एफटीए का यूटिलाइजेशन नहीं होता। एफटीए का यूटिलाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए एफटीए होने के बाद उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। पिछली बार हम लोगों ने बोला ये एफटीए से ये इफेक्ट है, वो इफेक्ट है, मगर अगर आप देखने जाओ तो यूटिलाइजेशन इन इटसेल्फ काफी कम है। थर्ड ये है कि अगर हम ना दे कुछ और मांगते रह जाए, हमें मिलेगा कम। अगर हमें मिलेगा कम तो हम जिस देशों के साथ एफटीए कर रहे हैं, मानिए आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कीजिए या पहले कोरिया के साथ किए, उनके साथ अकेले हम तो नहीं कर रहे हैं ना, कई सारे देश कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे कम देंगे, हमें सबसे कम मिलेगा, तो उस मार्केट में भी हमारा मार्केट एक्सेस कम रहेगा। इसीलिए हमें उस साइड से भी सोचना चाहिए। अरविंद जी, जैसे ग्लोबली सप्लाई चेन्स अब रीएडजस्ट हो रही हैं, आप इंडिया कनाडा के बीच कैसे नए मौके देख रहे हैं और आपका क्या मैसेज होगा एसएमई कम्युनिटी के लिए? One of the major geopolitical development, as you know, in recent times is the emergence of the growing significance of Indo-Pacific region, which has displaced this Asia-Pacific region system. The emergence has put, India and Indian SMEs in front of the center of the geopolitical and economic matters. कनाडा इस प्रोसेस में है इस रोल को रीडिफाइन करके और substantial overture and commitments to enhance the trade and investment with India. और सबसे जो बड़ा source है bilateral trade in the near future will be inclusion of SMEs in global supply chains. It is an opportunity that will, catapult Indian SMEs into a different league. Canada will also be making overtures to Indian SMEs and integrate them into supply chains. काफ़ी बड़ा मौका है। आई होप सिनर्जीज जो हैं दोनों देशों के बीच इकॉनमी को लेके एग्जिस्ट करेंगी ठीक से, और इंडियन इकॉनमी को भी जो एसएमईज हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम श्योर दे आर रेडी फॉर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी and launch themselves into global supply chain. And ये जो अभी मार्च 2022 में जो पीयूष गोयल जी और मैरी एन जी के बीच में जो मीटिंग हुई थी इंडिया में, सो दैट विल डेफिनेटली पेव द वे फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशंस। अर्पिता जी, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स हैं। आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का आने वाले महीनों में कैसा असर देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड पर? आपके क्या व्यूज हैं? जियो स्ट्रेटेजिक एक पार्ट होता है, ट्रेड एक पार्ट होता है। हमारा गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रेटेजिकली इस इशू को, ट्रेड इशू को काफी अच्छे तरह से इस बार हैंडल किया है, और उन्होंने कोई भी जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ज्यादा डीप नहीं गए, वो अपने आप को काफी अलग से रखा है ताकि हमारा ट्रेड इम्पैक्ट ना हो। फिर भी जगह जगह पे हमारा ट्रेड पे एक ट्रेड का जो मेन कंसर्न हमारा है अभी, हमारा उतना ट्रेड इंस्टेबिलिटी का कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करने जा रहे हैं। मगर जब हम थोड़ा सा होलिस्टिक ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेडी करना पड़ेगा और डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। और इसको एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेटेजी को हमें अभी ठीक करना पड़ेगा। वो अभी
है नहीं, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया नहीं। हमारा एक्सपोर्ट प्लान एंड स्ट्रेटेजी जब आ जाएगा तब ये ज्यादा अच्छा होगा। अरविंद जी, इंडिया ने कई स्टेप्स लिए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। आप इन्हें कैसे देख रहे हैं और आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? मोदी गवर्नमेंट आने के बाद फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। ईज़ ऑफ बिज़नेसेस और जो एक्स्ट्रा लॉज़ थे वो सब काफ़ी रिमूव हुए हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है करना, बिकॉज़ अभी भी हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए जो एट 63rd पोज़ीशन अमंग 190 कंट्रीज़। सो देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर इंडिया टू बिकम एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. But as you said, on the other hand, India has improved its standing by 79 positions in 5 years between 2014 to 2019. So the Modi government's initiative to discard unnecessary laws has been a right step. थोड़ा लिबरल पॉलिसीज रहेंगी तो ट्रेड में एज यू नो अच्छा रहता है. सो आई सल्यूट टू द गवर्नमेंट, दे आर ऑन राइट पाथ, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा. फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौटेंगे. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा. आज हम फोकस कर रहे हैं एसएमईज के लिए एक्सपोर्ट्स के नए मौकों पर. आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. अर्पिता जी, आप सप्लाई चेन्स के मोर्चे पर क्या कहना चाहेंगे और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को कैसे बूस्ट किया जा सकता है? आपका क्या मानना है? सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें 2-3 चीजें आती है. पहला बात यह है कि बड़े-बड़े कंपनीज क्या भारत में आएंगे इन न्यू एरियाज लाइक से बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में हाउ मच वी कैन अट्रैक्ट देम. उसके साथ ये होता है कि जो छोटे कंपनी होते हैं, जैसे मानिए कंट्रीज लाइक ताइवान एक्सेट्रा, इसका ज्यादातर एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटे-छोटे कंपनी करते हैं. ये छोटे-छोटे कंपनी काफी सारे देशों का चाइना में है, अभी भी इंडिया में है नहीं. और हमारा अभी ये एक मुद्दा है कि हम कैसे ये फॉरेन छोटे-छोटे कंपनियों को, इनोवेटिव फर्म्स को अट्रैक्ट कर सके और उनके साथ हमारे एसएमईज का, इनोवेटिव फर्म स्टार्टअप्स का पार्टनरशिप कर सके. ये भी एक एरिया है जो हमें अभी देखना है. मोर वैल्यू एडिशन इस कंट्री में कर सकते हैं और इसका एक उपाय है आपका रेगुलेटरी कोऑपरेशन and regulatory acceptance of each other's recognition of each other's certification process, laboratory testing process. ये सब हमें जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हम कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये सब मुद्दे हमें डिस्कस करना है. जहाँ पे हम रॉ मटेरियल लाते हैं फॉर प्रोसेसिंग, वो वाले एरिया हमें खोल देना चाहिए. रॉ मटेरियल पे हमें कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहिए. अरविंद जी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम को लेकर आपका क्या नजरिया है? प्रोडक्शन लिंक जो अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं इंडिया की, निर्मला सीतारमन जी ने वो काफ़ी अच्छी स्कीम ये अभी लॉन्च की है. और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट wrong and putting the figures right, I think something 1.97 lakh crores का इंसेंटिव उन्होंने जो है वो अनाउंस किया है. आई थिंक वो काफ़ी मेजर ट्रेड्स जो है वो कवर कर लेता है और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन लोगों को अपने आप को लॉन्च करने में ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी ईजी रहेगा. अर्पिता जी, इंटरनेशनल ट्रेड में आप ई कॉमर्स के रोल को कैसे देख रहे हैं लोकल से ग्लोबल के सफर में? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी ग्लोबली बहुत एक्सेप्टेड है एंड मगर प्लेयर्स ज्यादा नहीं है ग्लोबली. सो देयर आर फ्यू बिग प्लेयर्स एंड बट ई कॉमर्स अभी बहुत फास्ट ट्रैक में टेक ऑफ कर रहे हैं. और ये हमारे एसएमईज के लिए, अगर आप मानिए किसका ज्यादा इसमें बेनिफिट हो रहा है, तो हम लोगों ने काफी स्टडीज करके देखे हैं कि एसएमईज का बेनिफिट इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एसएमईज का
आपका जो मार्केट रीच होता है ना, वो आप हर टाइम आपका पहले क्या था कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर रीच नहीं कर सकते थे, बी टू बी इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। आजकल ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको वो अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप बी टू बी इंटरेक्ट करो टू अ मच वाइडर रेंज ऑफ कोलैबोरेटर्स एंड कस्टमर्स। ग्लोबल कस्टमर्स भी बहुत ई कॉमर्स फ्रेंडली हो चुके हैं, सो दे आर हैप्पी टू शॉप from other countries through this channel. आइए फाइनल कमेंट्स लेते हैं। अरविंद जी, आगे चलते हुए आपको किन सेक्टर्स में ज्यादा दमखम दिख रहा है? देखिए, सीपा एक बार ठीक से इम्प्लीमेंट होने के बाद स्टार्टअप एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी जो है आ रहा है। इंडिया में भी आप देख रहे हैं काफ़ी स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं और यहाँ भी बहुत से लोग आए हैं उन चीज़ों को लेकर। इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी उनको प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक प्रोवाइड करवाया है। एंड और आप ये समझिए कि एजुकेशन एक दूसरा सेक्टर है जिसमें लेकर काफ़ी काम किया जा सकता है। कैनेडियन इन्वेस्टमेंट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी $26 बिलियन के करीब तो सिर्फ ब्रुकफील्ड की है। सो आईटी है, स्टार्टअप सेक्टर्स है, एजुकेशन सेक्टर्स है, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स। वंस दिस सीपा इज प्रॉपर्ली साइंड एंड द अदर सेक्टर्स विल बी ओपन अप एज वेल। टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस जो है वो अब कोई नई चीज़ नहीं रह गई है पूरे वर्ल्ड के लिए, और इंडिया हैज़ बीन अ बैकबोन इन दिस थिंग। डिफरेंट कंट्रीज़ में इंडिया ने खुद भी अपने आप को बहुत ह्यूज लेवल पर ऑनलाइन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं भी इंडिया लगातार ट्रैवल करता रहता हूँ। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इंडिया में बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन ही हो गई हैं। सो यहाँ पर भी सप्लाई चेन में स्पेशली अगर इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर्स में और बाकी उन लोगों की रहती है, तो ये कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन पर डिपेंड करते हैं ड्यू टू देयर वास्ट एरिया एंड एवरीथिंग, और पॉपुलेशन भी कम है। तो सप्लाई चेन एक बड़ा एरिया है जिसमें आईटी अपना योगदान दे सकता है, और इंडिया के पास ह्यूज आईटी यंग क्राउड है जो अभी तकरीबन सभी देशों के बैकबोन है। कस्टमर के सर्विस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक इज अनदर एरिया वेयर इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स कैन कम अप। सो आईटी इज गोइंग टू बी अ बैकबोन बिटवीन द टू कंट्रीज, स्पेशली कनाडा एंड इंडिया। और हमारे पास बहुत ह्यूज मैन पावर है इंडिया में जो कनाडा को सपोर्ट कर सकते हैं। अर्पिता जी, FY22 में यूएस हैज सरपास चाइना और अब वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? India has always looked upon US as an important trading partner, and US is also looking more and more with on India as an alternative destination to China. So there is a both ways. There is a goodwill. We have signed an investment agreement also, and I think that the trade with the US is a very good sign, and it also, because we are doing the trade agreement with the European Union, it is also showing a trade potential to the key export markets where we were losing our trade share. That and both the core important thing is that we need to analyze the trade pattern over a year. But you know, if 1 year somebody comes up, next year somebody else comes up, we cannot design a lot of conclusions out of it. We have to see the sustainability at least over 2 to 3 years, how it is taking off, and how are we going to how are we developing ourselves into this new regime of where companies from different countries are also trying to diversify their supply chains, not depend upon a single market. And I think India is very well placed for becoming an export hub for the US companies, the European companies. We are very very well placed for that. हमें सिर्फ अभी हमें जो हमारी जो वरीज थी उसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा हर जगह पे जाके जब हम टैरिफ रिड्यूस करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इंटरमीडिएट गुड को क्या कर रहे हैं, हम किस कारण से टैरिफ को रखे हैं, क्या हमारा कॉम्पिटिटिवनेस कम है उस सेक्टर में, उसका कॉम्पिटिटिवनेस कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो हमको देखना पड़ेगा। और हमें जो मुझे लगता है कि यूएस के साथ अगर हम एक्सपोर्ट वगैरह करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, नॉट ट्रेड, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, तो हमें एसएमईज इनोवेशंस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ एसएमईज ये बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा एक्सपोर्ट वास्ते।
एसएमईज दोनों कंट्रीज के बीच में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बिगेस्ट सोर्स है कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट शुड कनेक्ट विद द इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा एज वेल विच इज फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट एंड विच अंडरस्टैंड्स द इंडियन इकोनॉमिक नीड्स बेटर देन एंड एनी अदर सेगमेंट इन कनाडा सो राइट टाइम है ग्लोबल सप्लाई चेन में ग्लोबल सिस्टम में इकोसिस्टम में अपने आप को लॉन्च करने के लिए आई थिंक दैट इंडियन कंपनी शुडंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है जैसे कि आप जानते हैं तो इसका फायदा उठाया जाए और इंडिया और कनाडा के टाइप जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग किए जाएं। एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा के इस एडिशन में इतना ही। अरविंद जी, डॉक्टर अर्पिता, आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। हम यही उम्मीद करते हैं एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर नए मौकों का लाभ उठाते हुए एसएमईज नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।